हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स आने के बाद इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के डीवी और मेडिकल के अपडेट के ऊपर कि आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट कब से शुरू हो सकते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको बनवाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे कौन सा है जो कि चलेगा, कौन सा एक्सेप्टेड होगा, पहले डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होगा तो किस लिंक से अपलोड करना है, किस तरह से आपको अपलोड करना है, जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट अपलोड कर नहीं करेंगे उनको क्या दिक्कत होंगी, एडमिट कार्ड डीबी का कब से आ सकता है, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी रिजल्ट आई है जोन वाइज, उस रिजल्ट में सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में ही सारा कुछ है जो कि पॉइंट वाइज यहाँ पे बताया गया है। हिंदी लैंग्वेज में भी ये बताया गया है और इंग्लिश में जो कंफर्टेबल है यहाँ पे नीचे सारा कुछ जो पॉइंट है वो इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो छात्र को शॉर्ट लिस्ट किया गया है मेरिट के अकॉर्डिंग, उनका यहाँ पे प्रोविजनली सेलेक्टेड अभी किया गया है डीबी मेडिकल के लिए। इसी तरह से दस्तावेज सत्यापन डीवी कॉल लेटर में बताए गए स्थान पर आयोजित किया जाएगा, यानी कि डीवी की सबसे पहले आपकी एडमिट कार्ड आएगी, एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड में आपका दोस्तों वेन्यू रहेगा, उसी जगह पे आपको जाकर के डीवी कंडक्ट करवाना होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कहाँ पे है, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके संबंधित आरआरबी जोन में होते हैं। जैसे किन्हीं ने आरआरबी प्रयागराज जोन से अप्लाई किया है तो आरआरबी प्रयागराज के ऑफिस में जाना होगा, वहाँ एड्रेस रहेगा डीवी के जो एडमिट कार्ड आएंगे उसमें, और वहीं पे जाकर के सारे डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट है जो कि दिखाना होता है, और प्लस दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से भी आपको अपलोड करना होता है जो कि थोड़ी देर में अपडेट जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं तो डीवी जब हो जाएगा आयोजित, उसके नेक्स्ट डे ही उम्मीदवारों के डीवी के लिए शेड्यूल करने के बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के निर्देशों के साथ तिथि और रिपोर्टिंग करना होगा। ठीक है, और इसकी सारी कुछ जानकारी आपको आपके ईमेल और एसएमएस के थ्रू भी है जो कि बता दिया जाएगा। जब आपकी डीवी होगी एसएमएस ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। बाकायदा दोस्तों नोटिस यहाँ पे ऑफिशियल आती है डीवी की कि किस दिन से आपकी डीवी शुरू होने वाली है। कैंडिडेट के पूरे लिस्ट आते हैं जोन वाइज कि आखिर किस किस कैंडिडेट का किस किस दिन डीवी है, 2 शिफ्टों में 3 शिफ्टों में डीवी चलती है एक दिन में, तो वो भी यहाँ पे सारा कुछ बता दिया जाएगा। रही बात कि आखिरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कब, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है इसमें यहाँ पे डेट नहीं बताया गया, डेट अभी नहीं बताया गया है, तो आखिरकार डीबी कब तक पॉसिबल है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी 2 बड़ी एग्जाम है जिसका जिम्मेदारी रेलवे के पास है। एक तो आपका एएलपी वाला है जो कैंसिल हो गया पेपर, और एएलपी सीबीई2 इनको पेपर कंडक्ट कराना है। ठीक है, इसी तरह से जूनियर इंजीनियर सीबीई2 कराना है, तो आरआरबी ही ये सारे पेपर भी कंडक्ट कराएगी दोस्तों, और आरआरबी ही है जो कि आपका डीवी कंडक्ट कराती है, कोई अलग संस्था नहीं है डीवी कंडक्ट कराने के लिए। पेपर ऐसे टीसीएस करा रही है, लेकिन तब भी दोस्तों आरआरबी के सारे ऑफिसर लगभग लगे रहते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल पेपर कंडक्ट हो जाना ये सबसे बड़ी बात पहले होती है। ठीक है, तो सेकेंड प्रायोरिटी पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चला जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे इनको किसी तरह से जो कैंसिल हुआ एलपी इसका पेपर कंडक्ट कराना है, और जूनियर इंजीनियर का भी शेड्यूल करा के इनको कराना है, इसलिए थोड़ी सी प्रायोरिटी इसकी कम हो गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। देख रहे हो आप लोग, 12 मार्च के डेट में आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का रिजल्ट आया था ना, और अब जाकर के कितना 21 मार्च हो गया है, करीब करीब 10 दिन यहाँ पे दोस्तों बीत चुका है, और अभी तक तो इसका डेट भी नहीं आया है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। यहाँ पे एक्सपेक्टेड मैंने बताया था कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका डीवी का डेट और बाकी कंडक्ट होने के चांसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अभी समय लग सकता है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे मिड अप्रैल तक यानी कि करीब करीब 15 अप्रैल के आसपास या इससे थोड़ा पहले तक आपका है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है जो कि शुरू हो सकती है। चलिए, एक दूसरी बात रही, ये तो डीवी आपका सिलेक्शन हो गया है तो डीवी तो कंडक्ट होना ही होना है, और बहुत लेट लतीफी नहीं करते रेलवे वाले, जल्दी कंडक्ट करा लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, बाकी सारे प्रोसेस क्या क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, कैसे अपलोड करना पड़ेगा, अगर जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे उनके साथ क्या होगा, जो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे उनको क्या एक्स्ट्रा समय मिलेगा, मेडिकल कैसे होगा, कब तक होगा, यहाँ पे वो सारी चीजों को देखना काफी जरूरी है। यहाँ पे बोला गया है कि जिस दिन आपका डीवी होगा उसके अगले दिन ही नेक्स्ट डे आपको रेलवे अस्पतालों में मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। यानी कि अगर आपका नाम आता है डीवी मेडिकल में जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो साथ में आपका मेडिकल टेस्ट भी कंडक्ट हो जाएगा। दोबारा मेडिकल नहीं होता है, एक ही साथ आपको जाना होता है, और इसीलिए कम से कम
3 से 4 दिन रहने खाने की व्यवस्था आपको करके जानी होती है, क्योंकि डीवी तो आपका एक ही दिन में हो जाता है। लेकिन दोस्तों मेडिकल में जरूरी नहीं है कि किसी का एक दिन में कंप्लीट हो जाए, किन्हीं का 2 दिन भी लगता है, किन्हीं का 3 दिन लगता है। जैसे कि किन्हीं कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो ऐसे केस में दूसरे दिन भी बुला के उनको चेक करते हैं। मेडिकल कमेटी के डॉक्टर 3 डॉक्टर बैठते हैं, दोबारा चेक करते हैं, ठीक है। पहले तो एक ही डॉक्टर है जो कि सारा कुछ चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा तो एक ही दिन में आपका मेडिकल कंडक्ट हो जाता है। दिक्कत वाले को 2 दिन 3 दिन भी लग जाता है यहाँ पे। आगे देखा जाए चिकित्सा परीक्षण के बारे में उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि डीवी पूरा होने के बाद रेलवे अस्पताल स्वास्थ्य इकाई द्वारा चिकित्सा जांच की जाए। यानी डीवी जैसे होगा तो आपको घर नहीं लौट के आना है, आपको मेडिकल टेस्ट देने जाना होगा। आपको एक मेडिकल मेमो देता है, डीवी कंडक्ट हो जाएगा तो एक मेडिकल मेमो दिया जाएगा। उस मेडिकल मेमो में आपका डिटेल मेंशन रहेगा, रेलवे अस्पताल का नाम मेंशन रहेगा, एड्रेस मेंशन रहेगा। उसी रेलवे अस्पताल में जाके आपको मेडिकल कराना होगा, दूसरे अस्पताल में नहीं होगा मेडिकल। जो इसमें मेडिकल मेमो में रहेगा वही आपको ले जाना होगा और उसी रेलवे अस्पताल में। यहाँ पे 24 रुपए आपको लगेंगे, जो कि इस मेडिकल मेमो का चार्ज होता है। तो बस 24 रुपए ही मेडिकल में आपको लगने जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से दस्तावेज सत्यापन के लिए चुने गए उम्मीदवारों को CEN और कॉल लेटर में बताए गए मूल दस्तावेज के साथ A4 आकार में फोटोकॉपी के 2 सेट स्व सत्यापित करते हुए प्रस्तुत करने चाहिए। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होंगे तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट तो आपके लगने ही वाले हैं, जो कि सब कुछ हम लोग देखेंगे अभी। लेकिन सभी का 2 फोटोकॉपी आपका लगेगा, 2 फोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट के, और ये सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे प्रिंट आउट वाले, उस पर अपना साइन खाली स्थान जहां होगा उस पर आपको सारे डॉक्यूमेंट पे कर देना है और उसको भी साथ में आपको लेके जाना होगा। आगे देखिए, इनके अलावा इन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन डीवी से पहले पोर्टल के माध्यम से फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां असली रंग में अपलोड करनी चाहिए। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से पहले, डीवी से पहले आपको यहाँ पे ये जो एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जाकर के अपना डिटेल डाल करके लॉगिन कर लेना है। और इसके बाद आपको दोस्तों जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सब ओरिजिनल का आपको फोटो स्कैन कराना है। फोटो स्कैन कंप्यूटर वाली दुकान पे चली जाएगा, जो साइबर कैफे वाले होते हैं, पूरे ओरिजिनल वाले जो सर्टिफिकेट होता है वो ले जा करके, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे मार्कशीट हो, चाहे कोई भी हो, वो सब को दोस्तों आपको यहाँ पे ओरिजिनल में कलर यहाँ पे स्कैन करवा लेना है और उसको ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होगा इससे पहले, ठीक है। जो अपलोड नहीं करते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। जब फिजिकली तरीके से भी डीवी देने जाइएगा वहां पे अपने डेट में, तो वहां भी यही बोला जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या फिर नहीं किया है। नहीं किया है तो आपको 2 काम हो जाएगा, अपलोड भी करना होगा प्लस फिजिकली सारा डॉक्यूमेंट आपको वहां पे दिखाना भी होगा, उसको भी वेरीफाई करवाना होगा रेलवे अधिकारियों के समक्ष। अब बात करें कि आखिर ये डॉक्यूमेंट अपलोड कब करना है, ठीक है। तो अभी नहीं करना है, अभी नहीं अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट। जब डीवी की एडमिट कार्ड आ जाएगी, डीवी एडमिट कार्ड और डेट आपका आ जाएगा, ठीक है, डेट कि किस डेट में आपका डीवी है, उसके 7 दिन पहले ये लिंक एक्टिवेट होता है आपके लिए। और 7 दिन पहले लॉगिन कीजिएगा इसमें और इसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट्स है जो कि सारा अपलोड कर देना है। जैसे मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया और भी कुछ डॉक्यूमेंट सब बताया जाएगा उस समय, वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कर देना होता है। तो अभी नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन डॉक्यूमेंट से पहले आपको ये करना होता है, जब डीवी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे उस समय बताया जाता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा तो आपके डॉक्यूमेंट या तो अंग्रेजी में होने चाहिए या तो हिंदी में होने चाहिए। सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सेप्ट होता है, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट आपका इंग्लिश में है, कुछ डॉक्यूमेंट आपका हिंदी में है, तभी आपका काम चल जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि उर्दू में भी है या फिर गुजराती में या फिर बंगाली में या फिर तमिल में है, तो ऐसे केस में दोस्तों आपको दिक्कत हो जाएगा। ऐसे केस में रेलवे बोलती है, देखिए, इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन डीवी की तिथि पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर उम्मीदवारों में कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। डीवी और चिकित्सा परीक्षण अनुपस्थित, यानी कि जो अपना डेट में नहीं जा पाएंगे उनको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किन्हीं का डॉक्यूमेंट दोस्तों अगर दूसरे लैंग्वेज में है तो उनको रेलवे बोलती है कि जो बाहर किसी कोर्ट से एफिडेविट करा लेना होता है, आपकी जो सर्टिफिकेट है कोई भी, उसको हिंदी या फिर इंग्लिश में टाइप करा लीजिएगा और उस पर एफिडेविट नोटरी से सिग्नेचर करा करके, मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर जो होता है और मुहर लगवा करके आप लोग लेके जाइएगा, वो एक्सेप्टेड हो जाता है, ठीक है। तो दूसरे लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपका है, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट बना है, तो उसको पहले हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट कराना होगा कोर्ट से जाकर के, और उसको यहाँ पे कोई वकील से बात कीजिएगा, वो लोग बना देते हैं, नोटरी से सत्यापित करवा के आपको यहाँ पे बनवा देंगे एफिडेविट टाइप का, जो कि डॉक्यूमेंट का पूरा हूबहू अनुवाद करके, ठीक है, ट्रांसलेट करके, और ये आपका चल जाएगा।
अब बात करें कि आखिरकार डॉक्यूमेंट्स बनवाने कौन कौन से हैं। अब ओरिजिनल मैटर पे आते हैं कि आखिरकार कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेकर के जाने होंगे और किसका किसका फोटोकॉपी आपको लेकर जाना होगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की कमी रहेगी, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो कि अभी आपको बिल्कुल रेडी करके रखना होगा, क्योंकि जब भी डेट आएगी तो उसके बाद बहुत हड़बड़ी हो जाता है। इसलिए पहले से आप लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए जिनका जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। देखिए सबसे पहले बात करें तो मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल का या फिर 10th क्लास की आपकी जो मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे लगती है। ठीक है, तो वो आपको अपनी 10th क्लास वाली हाई स्कूल वाली सर्टिफिकेट है जो कि लेके जाना होगा, और उस पर आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम या फिर मदर नेम, दोनों में से कोई एक का नाम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, एज प्रूफ के तौर पे भी इसको वेरीफाई के लिए यहाँ पे 10th क्लास वाली सर्टिफिकेट को मांगी जाती है, तो इसको तो आपको सभी छात्र को लेके जाना होगा। दूसरा 10+2 इंटर हायर सेकेंडरी आपके पास है तो लेके जाइएगा। जैसे जो पीसीएम वाले छात्र हैं 10+2 वाले, उनको तो ये लगेगा ही लगेगा 10+2 वाली। बाकी आईटीआई जो किए हैं और 10+2 नहीं किए हैं वो 10+2 नहीं लेके जाएंगे, आईटीआई वाली अपनी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और पीसीएम वाले अपने 12th वाले को भी लेके जाएंगे। अब देखिए आईटीआई वाले क्या करेंगे, एनसीबीटी या एससीबीटी से आपके पास सर्टिफिकेट है जो आपका आईटीआई का है वो आपको लेकर के जाना है। ठीक है, किन्हीं ने डिप्लोमा भी भर रखा था फॉर्म भरते समय कि डिप्लोमा भी मैं किया हूँ, किन्हीं ने इंजीनियरिंग कर भर रखा था डिटेल, किन्हीं ने यहाँ पे दोस्तों ग्रेजुएशन का डाल रखा था। तो जो जो फॉर्म में आपने डिटेल डाला है जिस क्वालिफिकेशन का, उन सारे डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल आपको और 2-2 सेट्स फोटोकॉपी ले करके जानी होगी। वही कोई इंजीनियरिंग के छात्र होंगे और डिटेल डाला होगा फॉर्म भरते समय इंजीनियरिंग वाली, तो ऐसे केस में सेमेस्टर वाइज भी आपके जो मार्कशीट है लगेंगे। ठीक है, इसी तरह से SC/ST सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्सर नंबर है, तो SC/ST का सर्टिफिकेट है जो कि लगने वाला है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है उसके अकॉर्डिंग, और OBC NCL का है जो कि आपका एनेक्सर नंबर 2 के अकॉर्डिंग लगेगा। तो देखिए ये रही दोस्तों फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST। तो SC/ST वाले छात्र हैं तो इस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि लगेगा। हिंदी में है तब भी एक्सेप्टेड है, इंग्लिश में है तब भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि यहाँ पे एक्सेप्टेड होता है। तो आपका जो SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट है कितना भी पुराना है वो एक्सेप्टेड हो जाता है, इसमें कोई वैलिडिटी की बात नहीं होती है SC/ST के कास्ट सर्टिफिकेट में। तो ये तो आपको बनवा के लेके जाना ही होगा। आपने फॉर्म भरा था तब भी आपके पास दोस्तों सर्टिफिकेट तो होगा ही, तभी तो सर्टिफिकेट नंबर ये सब डाले थे, तो वो वाली आप लोग को ले जाना होगा। अब कई बार कैंडिडेट पूछते हैं कि सर इस पर सिग्नेचर किसका चलेगा, तो देखिए यहाँ पे बता दिया गया है, इतने सारे ऑफिसर में से कोई भी साइन कर देते हैं तो आपका यहाँ पे काम हो जाता है। जैसे देखिए कोई SDO से करा लेते हैं, कोई DM के थ्रू किनके बना रहता है, कोई SDM यहाँ पे किन्हीं का साइन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर है, डिप्यूटी कमिश्नर है, एडिशनल, ये सब में से कोई साइन किए हैं, बना है। मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट भी हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का भी सिग्नेचर आता है, रेवेन्यू ऑफिसर्स का भी सिग्नेचर है आपका, तो वो आपका एक्सेप्टेड हो जाता है। अब OBC का जो कास्ट का फॉर्मेट है वो ये रहा दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, और इसी फॉर्मेट में आपका OBC का कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि लगने जा रहा है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कई सारे छात्र बोलेंगे कि सर फॉर्म भरते समय तो मैंने स्टेट वाला लगा दिया था, तो क्या मुझे बाहर कर देंगे? तो नहीं फ्रेंड्स, स्टेट वाले को बाहर नहीं करेंगे। स्टेट वाली जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है वो तो आपको लेकर के जाना ही जाना है, और जो सेंट्रल वाली बना के रखे थे वो अपना सेंट्रल वाला लेके जाइएगा। लेकिन जिन्होंने भी स्टेट का अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिया है उनको मेरी तरफ से एक सजेशन है कि ये वाली फॉर्मेट में, एक नया फॉर्मेट में नोटिफिकेशन में आप लोग देखिएगा टेक्नीशियन वाली नोटिफिकेशन, उसमें फॉर्मेट दिया गया होगा OBC का सेंट्रल वाली, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके इस पे आप लोग अपनी एक नई कास्ट सर्टिफिकेट नए डेट वाला बनवा सकते हो सकता है आपसे मांग ले एक नया भी सेंट्रल फॉर्मेट में, तो आपके पास वहां पे रहेगा तो कोई बात नहीं है, आपकी DB हो जाएगी। पुराना वाला भी दे दीजिएगा स्टेट वाला, और न्यू वाला भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली दे दीजिएगा। तो अभी आपके पास समय है, इसीलिए मैं बोलूंगा कि छात्र अपना रेडी रखे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाली OBC को एक बार अप्लाई कर दीजिए। बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो स्टेट गवर्नमेंट वाला आप लोग लेके जाइएगा, वहां पे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उसके बाद आपको फॉलो करने हैं। लेकिन ये बना रहेगा तब मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपसे मांगा जाएगा कि नया वाला दीजिए तो नया वाला आप लोग तुरंत दे दीजिएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट वाला फॉर्मेट वाला। ठीक है, तो इसी तरह से ये फॉर्मेट देख सकते हो आप लोग, और चाहो तो नोटिफिकेशन में डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके इस तरह की फॉर्मेट में OBC का आप लोग बनवा सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, OBC वाले छात्र आते हैं, उनसे एक डिक्लेरेशन भी मांगा जाता है जो कि एनेक्सर नंबर 2A में ऐसे करके दिया गया है। और ये डिक्लेरेशन क्या होता है, इसको बस प्रिंट आउट करा के आपको लेके जाना होता है, और इसमें वहां पे खुद ही अपना सारा कुछ डिटेल भर के प्लेस डेट सिग्नेचर अपना कर दीजिएगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट, और इसको जमा कर देना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें कहीं से बनाना नहीं है, इसको बस एक प्रिंट आउट करके OBC वालों को ले जाना होता है।
देखिए फ्रेंड्स, ये जितने डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ सब कुछ डीवी का जब एडमिट कार्ड आएगा, डीवी एडमिट कार्ड, तो वो सारे जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उसमें ये सब डॉक्यूमेंट आपको मेंशन रहेगा, तो डरने की बात नहीं है। अभी जो जो आपके पास नहीं है वो सारा कुछ देख करके अपना बनवा के रेडी रखिएगा। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग ऑफ एग्जामिनेशन फी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि ईबीसी कोई टिक मारे होंगे ईबीसी में, तो ऐसे कैंडिडेट अपना इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वाले भी अपना सर्टिफिकेट है जो कि बना सकते हैं। ईबीसी वाली सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया गया होगा नोटिफिकेशन में ही, और अगर ये नहीं भी रहता है तो बीपीएल कार्ड आपका होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला, इससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए जो यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट है तो उनका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का लगेगा, उनको भी फॉर्मेट यहाँ पे दे दिया गया है और उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे बनवाना होगा ईडब्ल्यूएस वाला। अब ये रहा दोस्तों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का यहाँ पे इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट एनेक्सर नंबर 3 में, इसको आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है जो कि इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाली लिस्ट में है। तो पहले तो आप लोग चेक कर लीजिए ईडब्ल्यूएस वाले कि आपका इस फॉर्मेट में बना हुआ है या फिर नहीं है। कई लोग स्टेट गवर्नमेंट का ही बनाए हैं लेकिन उसमें भी इस फॉर्मेट का आता है, तब बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बना है उनका भी काम चल जाएगा। कोई छात्र के कहने हैं कि सर मेरे तो बहुत पुराने हैं, 2 साल 3 साल पुराना है, लेकिन फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस डाला है, तो क्या नया बनवाना होगा? तो मुझे लगता है कि आप लोग एक नया आवेदन कर दीजिए। पुराना वाला है आप लोग ओल्ड तो लेके जाइएगा जिससे फॉर्म आवेदन किए हैं, ठीक है, लेकिन एक नया आवेदन कर दीजिएगा। चूंकि ये दोस्तों फाइनेंशियल ईयर पे डिपेंड रहता है ना, ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट हर फाइनेंशियल ईयर पे अलग चीजें होती है, क्योंकि ये इनकम पे बेस रहता है। तो वैलिड फॉर द ईयर देख लीजिए, ये साफ साफ मेंशन है वैलिड फॉर द ईयर, कौन से ईयर के लिए वैलिड है। तो इसलिए डीबी में जा रहे हो तो मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस वाले 1 साल से पुराना अगर आपका है, 1 साल तक है तब तो ठीक है, 1 साल से पुराना है तो एक नया आप लोग आवेदन कर दीजिए। डीवी के समय से पहले आपका बन जाएगा, बहुत ठीक रहेगा। दोनों ही साथ में लेके जाइएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पुराना वाला तो लेके जाना ही है जो फॉर्म भरते समय लगाए थे, और नया वाला भी लेके जाइएगा जिससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर किन्हीं कैंडिडेट का न्यू नहीं बन पाता है तब तो दोस्तों पुरानी वाली आप लोग लेके जाइए और बताइएगा कि हाँ इसी से मैंने फॉर्म भरा था। और चूंकि फॉर्म में ये नहीं बोला गया था कि कितना पुराना चाहिए, फॉर्म के समय बस बोला गया था कि ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो या नहीं हो। फॉर्म के डेट के बाद की सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई थी, फॉर्म के डेट से पुराना वाला मांगा गया था। स्टेट गवर्नमेंट वाला भी बाद में बोले थे कि चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो पुरानी है तो ठीक है और बन जाती है नया वाला। मैंने बोला कि ईयर वाइज इसका चेंज होते रहता है, तो ईयर वाइज बनाना है तो नया वाला एक आवेदन कर सकते हो। चूंकि डीबी में सिलेक्शन आपका हुआ है तो अगर मांग ले तो ठीक है, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, पुराना वाला हम लोग लेके जाएंगे। लेकिन किसी छात्र को बाहर नहीं करेंगे, इस बात का बिल्कुल अश्योर रहिएगा। समय आपको दे दिया जाएगा एक्स्ट्रा बाद में कि हाँ बनवा के लाइए, बहुत जरूरी होगा तो ऐसे केस में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाहर करेंगे, लेकिन अपनी सुविधा के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, आने जाने में बार बार दिक्कत ना करे, बोलो कि फिर से जाओ फिर से बनवा के लाओ नया वाला। तो इसलिए अभी आपके पास समय है कि एक बार अप्लाई कर दीजिए। बन गया तो बहुत अच्छा है, दोनों को साथ में लेके जाइएगा, नया पुराना दोनों, और नहीं बनता है तो सिर्फ पुरानी वाली ही लेकर के आप लोग को जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं तो ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन। कोई एक्स सर्विसमैन है और तो उनका ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा। आपके जो डिपार्टमेंट ने छोड़ा है आपको नौकरी, जो आप लोग रिजाइन मारे होंगे या फिर खत्म किए होंगे तो वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। फोटोकॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड। आधार कार्ड तो मस्ट है क्योंकि डीबी में जा रहे हो तो दोनों साइड का फोटोकॉपी और प्लस ओरिजिनल भी लगेगा आधार कार्ड का। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद बेंच मार्क डिजेबिलिटी, यानी पीडब्ल्यूडी, दिव्यांग छात्र हैं उनका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगने वाला है। जैसा आपका परफॉर्मा दिया गया है उसके बेसिस पे, जैसे कोई एलडी वाले होते हैं, कोई एचआई वाले होते हैं हियरिंग, कोई विजुअल वाले होते हैं, तो अपना जैसे बनाए होंगे वो आपका लगने वाला है पीडब्ल्यूडी के। एनओसी फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉय विथ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर कोई कहीं पे नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी तो उनको एनओसी देना होगा। अब ज्वाइन करना है तो एनओसी अपना लगा लीजिएगा। हाँ, एनओसी अगर कहीं पे आप लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट, तब एनओसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, क्वासी गवर्नमेंट जॉब है या फिर सेमी गवर्नमेंट जॉब है, पीएसयूज, तो वहां से भी आपको एनओसी देना ही पड़ेगा और ये जरूरी हो जाता है। अगर डीबी के समय एनओसी नहीं देते हो तो एक मौका मिलता है ज्वाइनिंग के समय भी देने का। ज्वाइनिंग के समय नहीं देते हो तो ज्वाइनिंग रुक जाएगी आपकी दोस्तों। इसलिए एनओसी बहुत जरूरी है जो पहले से नौकरी कर रहे हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो ग्रुप डी में नौकरी कर रहे होंगे और वो टेक्नीशियन अभी बनेंगे, तो ऐसे केस में आप लोग अपने डिपार्टमेंट से एनओसी इशू करवा लीजिएगा ताकि आपको कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो ज्वाइनिंग के समय। ठीक है,
इसके बाद एनओसी फॉर सर्विंग डिफेंस, अब डिफेंस वाले हैं वो भी अपना एनओसी देंगे जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे। अब देखिए माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले जो छात्र हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते कौन कौन है, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, पारसीज हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, ये सब जो है वो इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। तो ये सब कैंडिडेट अपना जो है एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे एक डिक्लेरेशन देंगे। ये डिक्लेरेशन देने की जरूरत क्यों पड़ती है, 500 रुपये फॉर्म फी के तौर पे लगता है, लेकिन जिन्होंने फॉर्म फी माइनॉरिटी के टर्म में 250 दिया है, ये बोल करके कि मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी का हूं, तो ऐसे केस में आपको एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे एनेक्सर जो नोटिफिकेशन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग देना होगा, या फिर ये सारे एनेक्सर आपको नया मिल जाएगा जब डीवी आ जाएगा, एडमिट कार्ड, डीवी का एडमिट कार्ड उसमें अटैच होके आता है, ठीक है, तो उस पर बनवा सकते हो आप लोग, ठीक है। और जो 500 ही दिए फॉर्म फी के तौर पे, उनको ये जरूरी नहीं होता है माइनॉरिटी कम्युनिटी का डिक्लेरेशन देना, जो फॉर्म फी में फायदा लिए हैं उनको जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गजट नोटिफिकेशन और एनी लीगल, अगर किन्हीं ने अपना नाम चेंज कराया है, लीगली नाम चेंज कराया है, तो गजट नोटिफिकेशन आपका लगेगा जो कि बनवाए हुए कोर्ट से वो। तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मेड थ्रू ई चालान ऑफ एसबीआई के चालान से की हो तो ऐसे केस में आपको रिसिप्ट ऑफ पेमेंट लगेगा। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से, जो ऑफलाइन माध्यम से तो हुआ नहीं था, ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से की हो, उनको कोई जरूरत नहीं है कुछ देने का, ठीक है। सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय ट्रांसजेंडर, अब ट्रांसजेंडर कोई कैंडिडेट होंगे उनको सेल्फ सर्टिफिकेशन अपना देना होगा। जम्मू कश्मीर के छात्र होंगे उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, बाकी जगह के नहीं। ध्यान रखें दूसरे स्टेट के छात्र उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं देना है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर वालों को। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर, ये तो कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। डिग्री ऑफ डिवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, ये भी बहुत कम ही ऐसे होंगे तो इसका भी जरूरत नहीं है। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस, ये भी इनका जरूरत नहीं है। तो यही मेन डॉक्यूमेंट थे, यानी देखा जाए तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। हाँ, फोटो आपका लगेगा दोस्तों, ये बताया जाएगा डीबीए लगाएगा तो जो फोटो फॉर्म भरते समय आपने डाला था वो वाली फोटो लगेगी। और कहीं पे 6 फोटो मांगा जाता है, कहीं पे 12 फोटो मांगा जाता है, कहीं पे 4 फोटो भी मांगा जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 12 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोग कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ निकलवा के रखिएगा, रेडी रखिएगा। और नहीं तो डीवी का एडमिट कार्ड आने दीजिए, उसमें जितने फोटो बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फोटो लेके जाना है। तो डीवी का एडमिट कार्ड तो लगेगा ही लगेगा, फोटो आपका लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। इसके बाद दोस्तों आपका 10th क्लास वाला जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है वो आपका 10th वाला लगेगा। 12th के हैं तो 12th वाली सर्टिफिकेट लगेगी। आईटीआई वाले हैं तो आईटीआई वाले की आपकी सर्टिफिकेट लेंगे। एक्स्ट्रा आपने फॉर्म फिलअप के समय डॉक्यूमेंट डाल रखा है, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, बीटेक, ये सब का, तो वो सब भी आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो है सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल प्लस 2 सेट्स फोटोकॉपी लेके जाने होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट आपको मैंने बता दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में लगेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट वाला फॉर्म भरते समय डाले थे वो स्टेट गवर्नमेंट वाला ही लेके जाइएगा, लेकिन अभी से सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्लाई आप लोग कर दीजिए ताकि बन जाएगा उस समय तक। तो बहुत सही रहेगा कि अगर मांग लिया जाए आपसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला दीजिए, ऐसा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप दे दीजिए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं दीजिएगा तो फिर आपको पेंडिंग में डालेगा या फिर और समय लेगा, बोलेगा कि बना के लाओ, तो और भी आना जाना बार बार दिक्कत होगा। बताइए डीवी कहां पे होगी, जिस जोन से फॉर्म भरे हो वहां पे, तो कितना बुरा लगेगा आपको दोबारा जाना आना, फिर कास्ट सर्टिफिकेट बनाना, फिर जाके देना, बहुत खर्चा भी बढ़ेगा। इसलिए एक बार सब रेडी रखिएगा दोस्तों, ताकि एक ही बार में डीवी मेडिकल देने जाए और आपका काम बिल्कुल सही तरीके से हो जाए। बाकी कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे मांगा नहीं जाता है। अब एक बड़ा सा सवाल कई सारे छात्र का कहना है कि सर मैंने फॉर्म भरा था तो मेरे नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, फादर नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, मदर नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, या फिर डेट ऑफ बर्थ डालने में मेरा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो ये चीज़ तो सुधरी नहीं थी, मॉडिफिकेशन में भी नहीं, तो ऐसा दिक्कत है तो क्या मुझे बाहर कर देंगे क्या? तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं, बाहर नहीं करेंगे डीवी में। आपको क्या करना होगा, अगर कोई भी दिक्कत आपको हुई है तो ऐसे केस में आपको एफिडेविट बनाना होगा। एफिडेविट किसी भी सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप लोग नजदीकी जो कोर्ट होगा वहाँ पे जाकर के वकील से मिलना है, बोलना है कि मुझे एक एफिडेविट बनाना है इस संदर्भ में कि हाँ मेरे जो नेम के स्पेलिंग में है वो गलत हो गया है, फॉर्म प्रोसेस में ओरिजिनल में मेरा नाम ए है और इसके रिगार्डिंग मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रूफ है, इस तरह से। तो नोटिस से सत्यापित करके आपका यहाँ पे एफिडेविट बन जाएगा और ये रेलवे में जमा कर दीजिएगा तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो चाहे तो नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक, फादर नेम के, मदर नेम के, डेट ऑफ बर्थ में कुछ हुआ है तो ऐसे केस में आप लोग एफिडेविट बना सकते हो। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो आपका दोस्तों उसमें रोल नंबर डालने में कुछ गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, या फिर दोस्तों आपको परसेंटेज डालने में गड़बड़ी हो गई है और जिससे आपको डर लग रहा है कि कहीं तो बाहर तो नहीं कर देगा, तो इसके लिए भी एफिडेविट बना सकते हो। बहुत खर्चा भी नहीं आता, इजीली सिविल कोर्ट से आप लोग कोई भी वकील से मिलेगा वो लोग बना देते हैं तुरंत ही। जो कोर्ट के बाहर भी वकील रहते हैं वो नोटरी वोटरी करते हैं, उनसे बोलिएगा कि एक एफिडेविट बनाना है, वो लोग बनवा देंगे। और ऐसे एफिडेविट लेके जाइएगा तो वहाँ पर कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा रेलवे वाले, या फिर जब बोलेंगे तो एफिडेविट आपको दे देना है।
तो सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंने बता दिया है। जो जो डॉक्यूमेंट्स की कमी आपको लग रही है वो सारे बिल्कुल तैयार करके अब रखिएगा। और यहाँ पे डीबी आपका हो जाता है, मेडिकल हो जाता है और मेडिकल में भी फिट हो गए तो समझिए कि आपकी नौकरी लग जाएगी, पैनल लिस्ट आ जाएगा और उसमें आपका नाम आ जाएगा फाइनल, तो ज्वाइनिंग लेटर भी आपकी पब्लिश हो जाएगी। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला जो मैटर है फ्रेंड्स, ये आपको जब डीबी का एडमिट कार्ड आ जाता है उसके बाद 7 दिन के आसपास के समय के अंदर ये अपलोड करना होता है इस वेबसाइट पे। तो अभी आपको अपलोड नहीं करना है, ध्यान रखें। और जब यहाँ पे डीबी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे सब मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ प्रोसेस बता दूंगा, जिससे किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। और बाकी जैसे और अपडेट आते हैं डीबी मेडिकल के रिगार्डिंग, डेट्स आती है, शेड्यूल आते हैं, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।